स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजी से जो जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस को, जिसमें आज हम लोग उस क्वेश्चंस को फुल डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माफ़ी चाहेंगे क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है और उसी बीच ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसके कारण जो है वो आवाज़ जो है वो ज़्यादा भारी महसूस हो रहा होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मनोविज्ञान को परिभाषित करना है, यानी मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को परिभाषित करना है। तो अरस्तु के अनुसार जो होता है वो मनोविज्ञान जो होता है वो मन का विज्ञान होता है, ठीक है। यानी मनोविज्ञान को अरस्तु ने मन के विज्ञान के रूप में प्रदर्शित किया था या परिभाषित किया था। वाटसन के अनुसार जो होता है वो मनोविज्ञान जो होता है वो मानव व्यवहार का सकारात्मक यानी पॉजिटिव विज्ञान होता है, ठीक है। वाटसन जो थे, ठीक है, अरस्तु के अनुसार जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। वाटसन ने अपना जो थ्योरी दिया था उसमें बताया था कि मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। साथ ही पिल्सबरी नाम करके जो डॉक्टर या वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया मनोविज्ञान जो होता है वो मानव व्यवहार का विज्ञान होता है। यानी कुल मिला के बोले तो मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान या मन के विज्ञान को ही हम लोग मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है तनाव यानी स्ट्रेस, ठीक है। तनाव एक चिंता उत्पन्न करने वाली अवस्था होती है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन में उसके सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट क्षमताओं से ज़्यादा जिम्मेदारियां वो घटना के कारण बनती है, ठीक है। अगर अधिक मात्रा में किसी व्यक्ति पे ओवरलोड हो जाए या उसकी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाए या कोई घटना घट जाए तो उस कारण वो व्यक्ति में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, ठीक है। या ये बोले कि उसकी जीवन जो होती है उसमें सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट करने की क्षमता अगर खत्म हो रही है या छीन हो गई है तो उस कंडीशन में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। या रिचर्ड लॉजर्स के अनुसार जो तनाव जो होती है वो एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति किसी बाह्य या आंतरिक खतरा महसूस होने पर उत्पन्न करता है या उत्पत्ति होता है, ठीक है। तनाव शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का माध्यम होता है। जो रिचर्ड लेजर्स थे उनके अनुसार जो तनाव है वो एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी बाह्य या आंतरिक खतरा महसूस होने पर इसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का भी माध्यम होता है यानी मीडियम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपाहम यानी इदम या आईडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लोग, फर्स्ट ईयर वाले ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसका मैंने कुछ आगे नोट्स भी वगैरह भी बना दिया है, ठीक है। आशा करते हैं ये आप लोग को लाभदायक होगा। ये एक लैटिन शब्द है, ठीक है। आईडी जो है ये एक विदेशी भाषा है जिसका हिंदी अर्थ होता है यह, ठीक है। यानी आईडी का जो अर्थ होता है वह यह होता है। आईडी मनुष्य के नैसर्गिक सहज वृत्ति और व्यक्तित्व की संरचना को प्रकट करता है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति के नैसर्गिक सहज वृत्ति और व्यक्तित्व यानी बिहेव को ये प्रदर्शित करता है। आईडी जो होता है वह किसी व्यक्ति में जन्म से मौजूद अभिन्न हिस्सा है जो विशेष रूप से हमारी यौन इच्छाओं, आवेगों, आक्रामकताओं और शारीरिक आवश्यकताओं के स्रोत होते हैं, ठीक है। आईडी जो होता है वह हमारी यौन इच्छाओं, आवेग, आक्रामकता और शारीरिक आवश्यकताओं का भी ये सोर्स होता है। साथ ही आईडी का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। यानी रियलिटी से आईडी का कोई संबंध नहीं होता है। ये अवास्तविकता यानी अनरियलिटी को ये प्रदर्शित करता है। यह अचेतन यानी अनकॉन्शियसनेस स्तर पर काम करता है जो इनसी प्राथमिकता पर जोर देता है। साथ ही यह खुशी के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। हमारे मन से दर्द या दुख जैसी स्थिति से बचने की यह मांग करता है। यानी अहम जो है वो खुशी के सिद्धांत पर काम करता है, यानी खुशी को ज़्यादा ये तवज्जो देता है। साथ ही इदम को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। जैसा मैंने ऊपर बताया कि ये जो है वो वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखता है, जिसके कारण ये अच्छे बुरे का भी ज्ञान नहीं रखता है और ये खुद की इच्छाओं को तुरंत संतुष्ट करने पर जोर देता है, ठीक है। यानी इदम वाले पेशेंट में या इदम वाले व्यक्ति में खुद का जो संतुष्टि है वो ज़्यादा प्रबल होता है। साथ ही इदम हमारे व्यक्तित्व का दुर्गम हिस्सा भी है, यानी एक गंभीर हिस्सा है। इसमें से अधिकांश जो नकारात्मक कैरेक्टर होते हैं वो वर्णित होते हैं जिससे एक सहज ज्ञान तथा पहुँचने और जीवन में ऊर्जा भरने का भी कार्य करता है, ठीक है। यानी कुल मिला के बोलें तो आईडी जो होता है वो एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ जो होता है यानी हिंदी शब्दार्थ जो होता है वो यह होता है। इसमें जो होता है वो हमारे यौन इच्छाओं,
आवेगों और आक्रामकताओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं का ये स्रोत माना जाता है। ठीक है, इससे वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, ये अनकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अहम। ठीक है, ईगो। ठीक है, मैंने ऊपर बताया इदम को यानी आईडी को, अगला है ईगो। ठीक है, ये वास्तविकता के अनुसार काम करता है। ठीक है, इदम जो होता है वो वास्तविकता के अनुसार कार्य नहीं करता है, लेकिन अहम जो है, ठीक है, यानी ईगो जो है वो वास्तविकता यानी रियलिटी के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। साथ ही फ्राइड से पहले ईगो स्वयं को स्वयं की भावना के मतलब के लिए संबोधित किया जाता था। फ्राइड ने जब अपना ईगो से संबंधित जो भी परिभाषा दिया, उससे पहले ईगो जो शब्द था उसको स्वयं की भावना के मतलब के लिए संबोधित किया जाता है, यानी सिक्योर ऑफ सेल्फ से संबंधित ये रखा जाता था, यानी खुद के जो भी भावना है उससे संबंधित ईगो को रखा जाता था। परंतु सूचना का संश्लेषण बाद में इसे सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, कंट्रोल, प्लानिंग, डिफेंस, मेमोरी के रूप में भी इसको जाना जाने लगा। ठीक है, यानी ईगो जो है वो फ्राइड के अनुसार टॉलरेंस, कंट्रोल, प्लानिंग, डिफेंस, मेमोरी और मानसिक जो कार्य हैं उसके भी नैतिकतापूर्ण निर्णय लेने को भी बोला गया। यानी फ्राइड जो है वो बाद में इन्होंने बताया कि ईगो जो होता है वो स्वयं से भी मतलब नहीं रहता है, टॉलरेंस, कंट्रोल, प्लानिंग, डिफेंस, मेमोरी तथा अन्य जो मानसिक कार्य हैं उससे भी ये संलग्नित होता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ईगो जो होता है वह वास्तविकता सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, लेकिन ईगो जो है वास्तविकता को अलग करता है, यह हमारी सोच और समझ को व्यवस्थित करता है। ठीक है, चूंकि वास्तविकता पे ये काम करता है और उसको अलग करता है, इसलिए ये हमारी सोच और समझ को भी व्यवस्थित करता है, साथ ही हमारे आसपास की दुनिया को बनाने में हमारी मदद करता है। ये आईडी से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, ऊपर हमने हम के बारे में बताया यानी आईडी के बारे में बताया, उसी से ये ऊर्जा लेता है और उसी को यह नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, ईगो जो होता है वो आईडी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। साथ ही इसे हम लोग सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, यानी द्वितीयक चिंतन प्रक्रिया के भी नाम से जानते हैं। ये जो होता है वह अधिकांश कार्य चेतन अवस्था में तथा कुछ कार्य अचेतन अवस्था में संपन्न करता है। इसे सीट ऑफ कॉन्शियसनेस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका दो नाम होता है और जिसे हम लोग सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस और सीट ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो कुछ कार्य चेतन अवस्था पे और कुछ कार्य अचेतन यानी अनकॉन्शियसनेस अवस्था पे कार्य करता है। आईडी व सुपर ईगो के मध्य ये संतुलन का भी कार्य करता है। ठीक है, ईगो जो होता है वो आईडी तथा सुपर ईगो जो होते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके भी मध्य यह संतुलन का कार्य करता है। साथ ही ये दोनों जो होते हैं आईडी और सुपर ईगो, इसके बीच मध्यस्थता यानी मीडियम का भी कार्य करता है और इसके बचाव यानी डिफेंस का भी कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है पराअहम यानी सुपर ईगो। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि आईडी और सुपर ईगो के बीच जो होता है वो ईगो काम करता है। ठीक है, तो अगला है पराअहम यानी सुपर ईगो। ये जो होता है वो माता पिता द्वारा सिखाया गया कल्चर नियम होता है जो इंटरनलाइजेशन प्रभाव को व्यक्त करता है। ठीक है, सुपर ईगो जो होता है वो माता पिता द्वारा दिया जाने वाला एक कल्चर होता है। ठीक है, जो कि मनुष्य को मार्गदर्शन और प्रभाव लागू करने में मदद करता है। इसे हायर सेल्फ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सुपर ईगो होता है उसका दूसरा नाम हायर सेल्फ भी होता है। साथ ही सुपर ईगो व्यक्ति को उसके नैतिक कर्तव्यों से भी अवगत कराता है। ठीक है, जो भी उसका कार्य है उससे भी ये अवगत कराता है। साथ ही ये इच्छाओं, कल्पनाओं, भावनाओं का भी अनुरूप कार्य करता है। ठीक है, जो सुपर ईगो होता है वो खुद के इच्छाओं, कल्पनाओं और भावनाओं के भी अनुरूप कार्य करता है। साथ ही ये अनकॉन्शियस स्तर पर भी काम करता है। पराअहम जो होता है वो समय समय के साथ व्यक्ति में विकसित होता है और आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। साथ ही अहम को आदेश प्रदान कर दमन द्वारा अवांछित इच्छाओं पर भी नियंत्रित करता है। ठीक है, जो ईगो होता है उससे आदेश प्राप्त कर ये जो दमन जैसी अवांछित इच्छाओं पर भी यह नियंत्रण का कार्य करता है। अगला जो डिफाइन करना है वो है ह्यूमन बिहेवियर को यानी मानव व्यवहार को। ठीक है, मनुष्य द्वारा जीवन में प्रदर्शित की जाने वाली दृश्य व अदृश्य क्रियाएं मानव व्यवहार कहलाती हैं। ठीक है, यानी मोटा मोटी बोले या नॉर्मल तरीके से बोलें तो मनुष्य जो भी अपने जीवन में प्रदर्शित करता है, ठीक है, सीन या अनसीन एक्टिविटी, उसी को हम लोग मानव व्यवहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्यक्ति द्वारा गर्भाशय से मृत्यु तक की जाने वाली सभी क्रियाएं व्यवहार कहलाती हैं। ठीक है, माता के शरीर में रहने से लेकर और मृत्यु तक जो भी क्रियाएं मनुष्य दर्शाता है या कोई व्यक्ति जो होता है वो करता है, उसी को हम लोग व्यवहार बोलते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में बोले तो जो भी संज्ञात्मक यानी कॉन्जेनाइटिव, डायनेमिक तथा इमोटिव एक्टिविटी दर्शाता है व्यक्ति, उसी को हम लोग
ह्यूमन बिहेवियर के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। ठीक है, प्रेरणा से आशय है वह विशेष आंतरिक अवस्था जो क्रिया को शुरू करने एवं बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब होता है वह विशेष आंतरिक अवस्था यानी इंटरनल स्टेज जो कि किसी क्रिया को शुरू करने तथा बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, उसी को हम लोग प्रेरणा बोलते हैं यानी मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई कार्य करने के लिए हमारा आंतरिक जो मन है वो कितना प्रेरित कर रहा है, या फिर कोई अगला व्यक्ति या कोई नेक्स्ट व्यक्ति कितना प्रेरित कर रहा है, उसी को हम लोग प्रेरणा या मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।